अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो विटामिन B2 का है। हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शुरू किया हुआ है, तो विटामिन B1 कल हो गया था। आज विटामिन B2 हमने पढ़ना है। और विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। अच्छा जी, विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था ये कि जो विटामिन्स हैं, विटामिन B1 से इसी तरह विटामिन B2 तकरीबन बी कॉम्प्लेक्स जितनी भी है वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी प्रोसेस में। ये जो है एज अ कोएंजाइम या कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप या किसी और ऐसे मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी और मॉलिक्यूल्स में अटैच हो जाते हैं या इनकी स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाती है, कुछ और मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जैसे कि कल थायमीन पायरोफॉस्फेट बन रहा था, तो आज फ्लेवोप्रोटीन्स जो है वो बनेंगे, मेटेलोफ्लेवोप्रोटीन्स है वो बनेंगे। तो ये क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली थायमीन बजाते खुद डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं करता। मतलब अगर करते भी है तो इतना वो ज़्यादा फंक्शन नहीं करते। वो अगर फंक्शन करते हैं तो क्या करता है कि इसको मॉडिफाई हो जाता है, ये किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं या कोई और सब्सटेंस बना देते हैं। लेकिन जो नया जो कंपाउंड बनता है, सब्सटेंस बनता है, मटेरियल बनता है, उनमें थायमीन या विटामिन B2, राइबोफ्लेविन या बायोटिन जितनी भी है ये सारे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे कि विटामिन B1 था, सेम इसी तरह विटामिन B2 जो है ये भी डायरेक्टली ख़ुद काम नहीं करता, लेकिन इसके दो को एंजाइम जो है FMN और FAD पाए जाते हैं। उनके थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। हमने मैट्रिक में पढ़ा था क्लास 9 में कि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन काज करते हैं लेकिन ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और कुछ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन काज करते हैं लेकिन ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, आपको पता भी है। ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन को एंटर करना, ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन ये है कि आप हाइड्रोजन को ऐड करें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करें, तो ये है हमारे पास रिडक्शन। तो विटामिन B2 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब में क्या करता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, क्योंकि इसमें ये कैपेसिटी है विटामिन B2, FAD, FMN में कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। पढ़ लेते हैं क्या है क्या। वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, ये जितने भी विटामिन है 4, ये फैट सॉल्युबल है, जबकि C और B जो है ये हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल। अब अगर इनकी केमिस्ट्री को देखें तो ये केमिस्ट्री देखें, इनमें दो चीज़ें हैं। एक ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक है, एक दूसरे की तरह नहीं है। बेंजीन रिंग, एजीन रिंग्स और पायरिमिडीन रिंग्स हैं। और एक ये पार्ट है, इसको कहते हैं रिबिटॉल। सही। अगर कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को याद हो तो वहाँ पर हमने पेंटोज शुगर पढ़ा था, और पेंटोज शुगर में हमने राइबोस पढ़ा हुआ था, अल्डिहाइड ग्रुप का राइबोस। तो उस राइबोस शुगर को आप क्या करें, रिड्यूस करें। जब आप उसको रिड्यूस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास अल्कोहल। तो रिबिटाल जो है अल्डिहाइड ग्रुप था, रिबिटाल मतलब कि AL राइबोस, यहाँ पर वो बन गया रिबिटॉल, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर में ऐसे पढ़ा था, यूपैक सिस्टम जो है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में, कि जब भी OL लास्ट में आता है तो वो अल्कोहल को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट। तो वो जो राइबोस शुगर होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब रिड्यूस हो जाता है तो क्या बन जाता है, रिबिटॉल। तो ये रिबिटॉल है, आप रिड्यूस शुगर भी इसको कह सकते हैं।
या आप इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं, सही है। ये पेंटाटॉल है, मतलब कि 5 कार्बन अल्कोहल है, 1 2 3 4 5। तो सिंपली सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं आइसो एलॉक्साजीन, सही है, आइसो एलॉक्साजीन। तो ये सारे क्या है, आइसो एलॉक्साजीन कंपाउंड्स हैं, जिसमें फिर आपके पास 3 है, एजीन है, बेंजीन है और पायरामिडीन रिंग्स है, हेट्रोसाइक्लिक। तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिबिटॉल और एक होता है आइसो एलॉक्साजीन। ये 2 चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, विटामिन B2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई एंजाइम इसके देखें, अब ये तो डायरेक्टली ये है ना, ये देखें। अब इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक फॉस्फेट अटैच कर लेते हैं, एक फॉस्फेट, तो ये FMN बन जाएगा एक फॉस्फेट अटैच करने से। अगर हम इसके साथ 2 फॉस्फेट और साथ में एडेनिन भी अटैच कर देते हैं तो FAD बन जाएगा। अब ये देखिए, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और फ्लेविन एडेनिन के साथ डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। ये 2 कोएंजाइम फॉर्म है राइबोफ्लेविन के। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि FMN और FAD जो है ये विटामिन B1 के कोएंजाइम है, विटामिन B2 के है, B3 के है या B5 के। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि TTP जो है, TTP कल जो मैंने आपको बताया थायमिन पायरोफॉस्फेट, वो विटामिन B1 का है, B2 का है, B3 का है, B5 का है। या आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन B1 का जो है कोएंजाइम कौन सा है, FAD है, FMN है, सही है, NAD है, NADPH है, और या फिर TTP है। तो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह। या विटामिन B2 को और कौन सा नाम लेते हैं, राइबोफ्लेविन। या आपसे पूछ सकते हैं कि आइसोएलॉक्साजीन जो स्ट्रक्चर है वो कौन से विटामिन में पाया जाता है। तो ये आपसे हर तरह का पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखें, अपने साथ लेके नोट किया करें। बाकी विटामिन को आप डेली लाइफ के थ्रू याद रखा करें तो आपको याद रहेगा। तो ये 2 कोएंजाइम है। ये देखिए, रिबिटॉल जो है कार्बन नंबर 5 जो यहाँ पर था, वहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो गया। तो ये राइबोफ्लेविन है, सिंपली स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया। जब इसके साथ फॉस्फेट और एडेनिन भी अटैच हो गया तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये 2 कोएंजाइम है राइबोफ्लेविन। साइंथिसिस प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं राइबोफ्लेविन को, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कुछ एक्सटेंट तक कर सकते हैं प्रोडक्शन इसकी, लेकिन वो इतनी नहीं होते कि हम क्या करें उसको, वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस वजह से फ्लेविन जो है वो एज ए सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, और अक्सर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को मल्टीविटामिन, तो वो ये होते हैं। डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं और रिकमेंडेड डाइट डेली अलाउंस कितना है। डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 1.2 से लेकर 1.7 तक है एडल्ट के लिए, और 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर डे तक एडवाइस फॉर प्रेग्नेंट एलेक्टेटिक वुमेन। मतलब कि 1.2 1.7 तो वैसे भी नॉर्मल रेंज है, लेकिन इसके साथ साथ 1.7 से आपने ज़्यादा लेना होगा, 0.2 0.5 एक्स्ट्रा लेना होगा, सही है। वो इसलिए कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो होते हैं वो बेबी को फीड कराते हैं, तो बेबी को भी चाहिए होता है, वो मिल्क सिक्रेशन में चले जाते हैं, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा है। 0.2 ये नहीं है कि 0.2 0.5 ही काफ़ी है, नहीं, ये तो आपने वैसे भी लेना होगा, ये एक्स्ट्रा है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो रिच सोर्स है इसके। अभी तक अगर आप लोग देखें तो मिल्क जो था वो तकरीबन पुअर सोर्स में ही आ रहा था ना, तो यहाँ पर आप देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स जो है या मिल्क है ये रिच सोर्सेज है, और वेजिटेबल्स में ये कम पाया जाता है। फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन वही है, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे बायोकेमिस्ट्री में, जब हम ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है एंजाइम होंगे, लेकिन एंजाइम के साथ साथ कुछ को एंजाइम होंगे, और कुछ को एंजाइम की प्रोडक्शन भी होगी एज ए एनर्जी सोर्स, और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ये जो है वहाँ पर बनता है FAD, FMN और FAD। तो ये को एंजाइम है विटामिन B2 के, और इनका फंक्शन होता है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। अब ये देखें FAD, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, यहाँ पर FAD ने 2 हाइड्रोजन ले लिए,
तो FAD क्या बन गया, FADH2 बन गया, सही है। हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये रिडक्शन होगा, सही है। इसका मतलब है कि इसने ऑक्सीडेशन कॉज की है और ख़ुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेम इसी तरह ये वहाँ पर चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर हाइड्रोजन दे देते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉज कर देते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, समझ गए। ये देखिए आप यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है जो पहले हमने पढ़ा, ये रिबिटॉल थे, यहाँ पर अटैच होगा ना, उसको कोई वो नहीं है। तो ये दो हाइड्रोजन जब ये लेगा तो एक इस नाइट्रोजन के साथ एक इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समझ आ गई बात। तो इन्होंने असल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना होता है किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि ये इनकी एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो है कोएंजाइम है ना, तो मतलब कि जब कोई एंजाइम होगा तो ये जाके उसके साथ अटैच होगा, तो इस वजह से इसको कहते हैं कोएंजाइम। एंजाइम तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जब कोई प्रोटीन इन नेचर मतलब कि कोई प्रोटीन जब हम फ्लेविन के साथ मिलाते हैं या फ्लेविन को किसी एंजाइम के साथ, तो इसको फिर कहते हैं फ्लेवोप्रोटीन। सिंपली सी बात है कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और जब किसी प्रोटीन के साथ राइबोफ्लेविन मिलते हैं तो राइबोफ्लेवोप्रोटीन्स या फ्लेवोप्रोटीन आप कह सकते हैं। अब कुछ फ्लेवोप्रोटीन ऐसे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिसके साथ आयरन मेटल अटैच होते हैं। जब वहाँ पर मेटल अटैच होते हैं तो फ्लेवोप्रोटीन तो पहले से ही था, अब मेटेलोफ्लेवोप्रोटीन बन गया। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक कोएंजाइम ग्रुप होता है, एक कोफैक्टर होता है। प्रोस्थेटिक और कोफैक्टर और कोएंजाइम में क्या फ़र्क है ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं ये कोएंजाइम जो है ये डायरेक्टली भी बाइंड कर सकते हैं, कोवलेंटली भी बाइंड कर सकते हैं, लूजली भी बाइंड कर सकते हैं। एपो एंजाइम के साथ मतलब कि सिर्फ एंजाइम होता है उसके साथ डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं, या एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है भी बाइंड कर सकते हैं टाइटली। तो ये सिर्फ वो बता रहा है कि ये कोएंजाइम है, और कोएंजाइम आपको पता है कि वो अगर स्ट्रांगली बाइंड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अगर वो लूजली बाइंड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रोटीन एंजाइम होता है, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। जब भी प्रोटीन के साथ विटामिन B2 मिलता है तो ये फ्लेवोप्रोटीन बन गया। अगर यहाँ पर मेटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मेटेलोफ्लेवोप्रोटीन। डिफिशियंसी क्या होगी, अब इसकी जो डिफिशियंसी है वो बहुत सारे तो ऐसे है कि जनरल है, लेकिन यहाँ पर आपने दो चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ जो है वो ये चिलोसिस, सही है, ये फिशर एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ये जगह जो होते हैं ये कॉर्नर्स हैं माउथ के, यहाँ पर ये कॉमनली होते हैं, अक्सर सर्दियों में हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर लोगों को ज़्यादा होते हैं। तो चिलोसिस जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिशर्स बन जाते हैं, यहाँ पर लीजन्स आ जाते हैं, ज़ख़म पड़ जाते हैं इन जगहों पर, जो इसको कहते हैं चिलोसिस। तो ये चिलोसिस जो है ये स्पेसिफिक है विटामिन B2 के लिए। बाकी अगर आप देखिए ग्लोसाइटिस है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तकरीबन डर्मेटाइटिस तो शुरू से ही आ रहा है, और चिलोसिस जो है ये स्पेसिफिक है विटामिन B2 के लिए। बाकी ग्लोसाइटिस भी होता है, डर्मेटाइटिस है। तो ये असल में इसकी अपनी डिफिशियंसी कम होती है कि विटामिन B जो है वो ख़ुद कम हो गया है। जो इसके एसोसिएटेड एंजाइम होते हैं उसकी डिफिशियंसी के साथ इसकी भी डिफिशियंसी आ जाती है। मतलब विटामिन B12 है, विटामिन B9 है और विटामिन B1 है, तो उसकी डिफिशियंसी, जब उनकी डिफिशियंसी आ जाती है तो इस विटामिन की भी डिफिशियंसी आ जाती है। जो अल्कोहलिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें भी B2 की डिफिशियंसी क्या है, सस्पेक्टेड है, क्योंकि विटामिन B2 इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। कल भी मैं आपको बता चुका हूँ विटामिन B1 भी सेम ही था। तो अगर आपका अल्कोहल जो होते हैं उसको आप ज़्यादा क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको FAD FMN ज़्यादा चाहिए होंगे, तो B2 जो है ज़्यादा यूटिलाइज होगा, यूज़ ज़्यादा होगा, तो हमारे पास कमी आ जाएगी। देयर इज़ नो डेफिनेट डिजीज़ एंटिटी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
तो इसकी डिफिशियंसी जो है अदर बी विटामिन की डिफिशियंसी के साथ एसोसिएटेड है। लिप्स को जो है ये क्या करते हैं, ये देखिए ये सारी माउथ, टंग, नोज, स्किन, आइज़, म्यूकोकुटेनियस लेयर जो है मतलब म्यूकस लेयर और कुटेनियस स्किन का जो लेयर है फेस का, ये अक्सर इसमें क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो चिलोसिस हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, ग्लोसाइटिस, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं इनमें। आइज़ भी इन्वॉल्व है, स्किन भी इन्वॉल्व है, तो ये सारे चीज़ें हैं। मतलब इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊँ। लिप्स, चिलोसिस, टंग, स्किन, डर्म्स, ये सारे, आइज़, ये सारे इन्वॉल्व है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर डिफिशियंसी आएगी तो माउथ, टंग जो है ग्लूसाइटिस, आइज़ जो है सोर थ्रोट। अब इसमें जो वो है सबसे मोस्ट कॉमन ये क्रैक्ड रेड लिप्स और स्टोमेटाइटिस, और इनके अलावा जो है चिलोसिस हैं, जो यहाँ पर फिशर्स बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ पर। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है B2 डिफिशियंसी। ये विटामिन B2 है, इतना वो नहीं है, मतलब कि आप लोग टेंशन या ना ले इसके लिए। आप लोग विटामिन को डेली लाइफ के साथ कंपेयर करके याद किया करें तो आप लोगों को ज़्यादा याद आएगा। आप लोग पढ़ें इसको, समझें, किसी भी बुक से पढ़ ले, जितनी भी बुक्स मिलेंगी उसमें एक ही नॉलेज होगा, एक ही बात होगी। तो जिस जहाँ से आपको समझ आती है वहीं से ही पढ़ ले, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। जो रटने की चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वो भी आप लोग पढ़ ले। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और उसका आंसर जो है मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।